जी आप प्रोग्राम देख रहे हैं डायलॉग विद ज़ुहैब काज़मी और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुदस्सिर अलवी। आपसे कुछ देर कबल जो है वो जमात इस्लामी के फरीद प्राचा जो है उनसे भी हमने मौक़िफ़ लिया, पाकिस्तान के वफाकी बजट के हवाले से भी और आइंदा आने वाले सूबाई बजट के हवाले से भी पुरुम्मीद से और तजावीज़ भी जो है वो पेश की गई। लेकिन डॉक्टर साहब बात वही है कि पिछले बजट्स में तो पंजाब की जानब से काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स जो हैं वो मुतारफ़ करवाई गई थी, लेकिन इस दफ़ा तो वफाक की जानब से बाकायदा तौर पर तरक्याती और जो तामीराती बजट है उसमें कमी, वाज़िया कमी जो है वो नज़र आई है। अब पंजाब हुकूमत के लिए बजट पेश करना मज़ीद मुश्किल नज़र आता है जिसमें अवामी रिलीफ या तरक्याती या तामीराती जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सामने आए। तो अच्छा, सबसे पहले मैं जो फाजल दोस्त जमात इस्लामी से थे डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, उन्होंने एक जहाज का जिक्र किया तो मैं ज़रा गोश गुजार करना चाहता हूँ। एक मालूमात एक मालूमात के अगर वो 10 अरब का था तो पंजाब का जो बजट है वो 55,000 अरब रुपए का है, 5.5 ट्रिलियन का तकरीबन है। तो हमें और चीज़ों पे भी नज़र रखनी चाहिए। मेरा ये कहने ये नहीं कि जहाज को जस्टिफाई कर रहे हैं हम, लेकिन और भी नज़र रखनी चाहिए। अगर आप साफ सुथरा पंजाब का बजट भी अगर हम मुलाजा कर लें और उसके ऑडिट पैरा मुलाजा कर लें, पिछले दिनों आपने देखा होगा ऑडिट पैरा में जो ऑब्जर्वेशन जो पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 में ये जो आई है महकमा हायर एजुकेशन जो पंजाब का है वो नैब को भिजवाई गई है। आपको पता होगा इस बात का। अच्छा, अब बेज़ाब्तियां पाई गई हैं। बेशक वो जब जवाब आएगा महकमा ना वो कहें जी हमने इधर के एक्सपेंस उधर डाल दिए, उधर के एक्सपेंस इधर डाल दिए, वाउचर नहीं लगा हुआ था, ये हो गया। लेकिन बेज़ाब्तियां तो और भी चीजों में मौजूद है, सिर्फ जहाज पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब दूसरी में बात जो उन्होंने उनसे जब आपने सवाल किया कि वफाक का जो बजट सेहत का 25-26 अरब रुपए है और जो हायर एजुकेशन 46 अरब रुपए है, और जो उसमें एक खास बात है जो हमने कंपैरिजन सुबह से देख रहे हैं कि बेनजीर इनकम प्रोग्राम के 850 अरब रुपया रखा गया है। अब मसला ये नहीं कि गरीब आवाम को 850 अरब रुपये तो हमें कोई तकलीफ होगी, ये नहीं। उनको आप अपाहिज बना रहे हैं, उनको आप हैंडीकैप बना रहे हैं, उनको कोई स्किल सिखा दे, कोई हुनरमंद बना दे, वो अपना सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, कुछ स्टार्टअप बजट उनके लिए एलोकेट कर दे ताकि कल को आपके ऊपर बोझ न बन सके। अच्छा, अभी आने वाला जो बजट है पंजाब का जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की कि वफाक में सेहत और तालीम को सिर्फ 26 अरब के मुकाबले में अब मैं आपको पंजाब की जो खदोखाल है बजट के वो हेल्थ और एजुकेशन के बताता हूँ। पिछले साल 640 अरब रुपए का बजट था हेल्थ का और 1000 अरब रुपए का बजट था एजुकेशन का। उसमें तो पंजाब की जानिब से काफी ज्यादा अस्पतालों को मैं आपको बात बताता हूँ। एक महकमे में पंजाब के एक महकमे आप खुद समझ जाएंगे कौन सा महकमा, 12,000 मुलाजमी को फारिग किया गया। और ये कल की बात है कि सीएम साहब की तरफ से ये कहा गया कि मैं मजीद सरकारी मुलाजमत देने के हक में ही नहीं हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन को प्रेफर करूंगी जो कि एक मुलाजमों की तरह काम करते हैं, सरकारी खजाने पे बोझ बन के नहीं बैठ जाते। तो इसलिए मैडम ने मजीद जो है वो आउटसोर्सिंग कर देनी है। और मादद के साथ ये जो हेल्थ और एजुकेशन में मॉडल अपनाया गया आउटसोर्सिंग का, ये कामयाब चले उनकी नजर में हो जाएगा। लेकिन ये बिल्डिंगें बिक जानी है और बिकनी भी कोई नहीं है। ये बड़े बड़े जो स्कूल चेन है उन्होंने ले लेनी है, आके बैठ जानी है और अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च कर देने। आपको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो तालीम के लिए तो बेहतर हो सकती है? देखिए वो मसला ये है ना कि लफ्जों का हेर फेर है। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल करना है आउटसोर्स। अब देखिए आउटसोर्स क्या है, आउटसोर्स यही है कि आपकी मर्जी है जो मर्जी करें, ठीक है, ठेकेदारी। अब देखिए अब कौम का मुस्तकबिल आप आउटसोर्स कर रहे हैं। देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप ये चीज गारंटी कर सकते हैं कि उनका अपना प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने अपनी एफिशिएंसी दिखानी है, रिजल्ट अच्छे देने हैं, डिसिप्लिन कायम करना है, वो इसकी जिम्मेदार है। जबकि आउटसोर्स में ये नहीं है। वो मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन जो डैशबोर्ड बनाए गए हैं उसमें सारे सरकारी मुलाजमीन हैं जो कि वहां पे रिश्वत माफिया गर्म है। कौन रिपोर्ट करेगा कि वहां पे स्कूल चल भी रहा है या नहीं चल रहा, पैफ के इंतजाम जो हजारों स्कूल है वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, वहां पे 200 बच्चा है या 400 बच्चा है या 50 बच्चा वहां पे, मुझे पता है कौन मॉनिटरिंग कर सकेगा। सेहत की बात की जाए डॉक्टर साहब, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, लेकिन अगर सेहत की बात की जाए, सेहत गरीब आदमी के लिए सरकारी अस्पताल एक वाहिद सोर्स है। चाहे वो हादसाती वाकया हो या बीमारी हो, उसके लिए एक सरकारी अस्पताल वाहिद जरिया इलाज है। लेकिन
अगर जो हुकूमत एक आउटसोर्स की बात की जाए तो अस्पतालों के बाहर आउटसोर्स किया गया जो पार्किंग माफिया है, ठेकेदार है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। अभी जरा मैं इसके ऊपर मजीद आपको एक मजीद हैरान कुन बात बताने जा रहा हूँ कि आप इस बात पे रो रहे हैं कि जो बीएचयू वगैरह जो आउटसोर्स हुए हैं, आप जरा सब्र करें, आपके टर्शरी केयर वाले अस्पताल भी आउटसोर्स होंगे और वो कहा जाएगा कि जी बहुत अच्छा एनजीओ, हमने उनको दे दिया, हमारे से नहीं चल रहे थे। और देखिए जो वाहिद उम्मीद होती है किसी मरीज की वो सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की, वो खत्म हो रही। मुझे बताएं 115 मीटिंग हो चुकी है, हेल्थ फैसिलिटेशन मीटिंग, मैनेजमेंट कमेटी की जो मीटिंग है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस का मॉडल फाइनल नहीं हो सका। मुझे बताएं पिछले साल हेल्थ जो बजट था पंजाब का, उसमें हेल्थ कार्ड के बजट कितना था, मुझे बताएं। डॉक्टर साहब मुझे इसी पे मैं एक अहम बात आपसे पूछना चाहूंगा जी। 460 अरब का बजट था, 640 अरब का सर, हेल्थ का जी 640 अरब का बजट था बिल्कुल। और इसमें बाकायदा तौर पर अगर पंजाब की बात की जाए, एक तरफ प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है, आउटसोर्स की बात की जाती है, दूसरी जानब पंजाब में ही एक बड़े अस्पताल जो है वो कैंसर के अस्पताल भी बनाए जाने का ऐलान है, जो बन भी चुका है, तो उसको भी प्राइवेटाइज। एक मासूमाना सवाल है कि जो सरगोदा में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है और ये जो जिना हॉस्पिटल के ऑपोजिट जो जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जिसके नाम के ऊपर बड़ा फटा पड़ा, वो खैर अब कंप्लीशन के मुताबिक ये उसका खर्चा 15 अरब रुपए था, ठीक है। और जो एक कैंसर केयर का कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है उसके ऊपर 80 अरब का जो है वो, ठीक है। अच्छा अब आप जरा सुनते जाए ना, अब मसला क्या है। मेरी एक जराये से बात हुई पीएचसी में, तो वहां पे उस जराये ने हमें यह बताया कि 7 या 8 जो है वो कैथ लैब जो मशीनें हैं वो काम कर रही हैं और उनकी कैपेसिटी सिर्फ 15 से 20 या हद 30 जो है वो एंजियोग्राफी से ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकती। तो आपकी डेली की जो ओपीडी है वो पीएचसी के 1500 है, जो काबिल एतमाद इदारा है, जो पुराना इदारा है, वहां पे आप रिवैम्प तो कर सकते हैं, वहां पे नई मशीनरी नहीं ला सकते। अगर वही 15 अरब रुपए या उसमें से 3 अरब रुपए ही आप पीएचसी पे खर्च कर दे तो फिर क्या था, फिर वहां पे कैथ लैब नहीं मान सकती थी। तो नया प्रोजेक्ट जरूर बनाना आपने, जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तनख्वाह मिलियन के हिसाब से होती है। आप ये बात समझे कि जो सरकारी मुलाजिम है उसकी तनख्वाह 1.25 लाख रुपए होगी, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तनख्वाह कितनी होगी, 1.2 मिलियन होगी। तो मुझे बताएं, तो नया प्रोजेक्ट तो आएगा ना, फिर ठेका भी होगा। अच्छा, फिर मेरा सवाल वही है कि अगर आउटसोर्स करने के बाद अगर ठेकेदारी निज़ाम ही चलाना है, तो अगर उसमें आप एक सिंपल बात की जाए कि प्राइवेट जो पार्किंग ठेकेदार है उसको कंट्रोल करना, किसी भी अस्पताल की आप पार्किंग में तो मेरे ख्याल से तो फ्री करनी चाहिए ना पार्किंग। तो फ्री क्यों नहीं है? जब आप कहते हैं दवाई फ्री है, इलाज फ्री है, तो पार्किंग पे फटा क्यों है? पार्किंग पे माफिया सरगर्म है, वो एक पूरा एक माफिया है, वो अपना हिस्सा लिया बगैर नहीं राजी होता, इसलिए उनको मुफ्त पार्किंग जो है वो नहीं दी जाती। मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि आपको लगता है कि अब आने वाला पंजाब का जो बजट है इसमें अवामी रिलीफ मुमकिन होगा? देखिए मैं आपको बड़ी क्लियर बात बताऊं कि देखें, जो पंजाब के हवाले से बातें बहुत होती है कि पंजाब गवर्नमेंट में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं उसमें आप एक चीज बताऊं, मैडम की जो ऑफिस में जो हमने खुद भी इसको देखा है, एक डैशबोर्ड बना है जिसमें ना सब्जियों के और जनरल गुड्स के आइटम के रेट आवेजा होते हैं और करंट होते हैं, और वो डीसी साहिबान से खुद वो फीडबैक लेती है। अच्छा आप देखें सब्जियों के रेट, फ्रूट्स के रेट निस्बतन हमारे यहाँ पंजाब में बेहतर है। एक बार अब रही बात मेन जिसपे ऊपर वो हमारे वो जो वाले दो आटे की तलब और रसद में फर्क आता है। वो जैसे मैडम ने कहा था कि 12 रुपए की रोटी मेरी देना मेरा एक जिम्मेदारी है, तो वो 12 रुपए की रोटी का ऐलान हुआ, फिर 14 रुपए हुआ, अब 20 रुपए या उससे भी ज्यादा जो है वो, इस पे मैडम को है ना थोड़ा दोबारा सोचना चाहिए कि वो जो आटे की तो स्मगलिंग भी रुक गई है, वो बम्पर खराब भी हुई है, जो अवेलेबिलिटी का भी इशू नहीं है, तो फिर ये क्यों ब्लैकमेलिंग हो रही है? अब तो बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया था कि अगर गंदम की जखीरा अंदोजी आप करना चाहते हैं तो आप एक हमारे पास रिकॉर्ड में आए, अपने नाम का इंदराज करवाया जाए और आपको बताया जाए, लाइसेंस लिया जाए कि आप गंदम की जो जखीरा गंदम जो है वो जखीरा कर सकते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा इकदाम था जिसके बाद काफी ज्यादा लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड भी हुए, और इससे दो फायदे हो सकते हैं। एक तो जो गैर कानूनी जखीरा अंदोजी है वो भी खत्म होगी, और उससे जो किसान है या जो आम
आवाम तक जो गंदम की रसाई है उसमें उसकी कीमत में भी काफी हद तक कमी जो है वो लेकिन मैडम ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हम भी शरीक थे, एक बात का ऐलान किया था कि जो मिडिल मैन का जो रोल होगा वो मैडम ने कहा था मैं खत्म करूंगी, लेकिन वो मिडिल मैन का रोल खत्म ना हो सका, जिसकी वजह से इस्तेसाल हो रहा है हमारे गरीब किसान का, और साथ ही साथ जो बायर है, डायरेक्ट कस्टमर है, वो भी महंगे दामों खरीदने पे मजबूर होता है, क्योंकि जो मिडिल मैन है वो अपनी इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर किस कम्युनिटी की प्राइस को तय करता है। और इसके साथ साथ अब मुदस्सिर साहब, बजट में जो पंजाब की तनख्वाहदार तबका है काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। वफाक के बाद जब पंजाब का बजट आता है तो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा अदारे हैं, तालीम है, सेहत है, एडमिनिस्ट्रेशन के अदारे हैं, तो तनख्वाहदार तबका भी काफ़ी पुरुम्मीद है इस बात से कि उनके जो तनख्वाहों में इजाफा है वो किया जाएगा, और महंगाई की तनासब जिस शरह से शरह तनासब जो बढ़ती जा रही है 15 से 20% या 25% तक का इजाफा जो है वो होना ज़रूरी है। लेकिन वफाक की जानिब से सिर्फ 7% इजाफा किया गया, जिसके बाद पंजाब की भी मेरे ज़राए के मुताबिक जो तनख्वाहों में इजाफा जो है वो किया जाना है वो सिर्फ 10%। अच्छा, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज ही जो शहबाज शरीफ साहब का कौमी असम्बली में बयान था कि जी 1 रोटी और 4 भाइयों ने खानी है, लेकिन अब वफाक ने तो 7 कर दिया। अब वो जो उसका बेटा है, बड़ा बेटा है, वो अब कैसे 7% से ऊपर जा सकता है? आप बेटे 4 नहीं रहे मेरे ख्याल में, अब तो बेटे, लेकिन उन्हें 4 ही कही। बेटों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, वो कोई मुंह बोला बेटा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि पंजाब में तनख्वाहों में इजाफा आपको नजर आता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ज्यादा होगा, क्योंकि वो मरकज में 7 है तो शायद 7 या 10 के करीब ही जो है वो इन्फ्लेशन को रेट को कवर करते होंगे कि चले या इन्फ्लेशन रेट अगर कागजी तौर पर 7-8% है तो ये उसके मुताबिकत से वो जो है वो बढ़ा दी जाए। और 640 के बाद क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो मेडिकल से है अभी डॉक्टर साहब, तो अब ये 640 अरब रुपए बजट जो पिछला था जी सेहत का, जी, और अब मौजूदा बजट आपको किस फिगर में नजर आता है? मुझे लगता है कि तालीम का भी जो मुजवजा एक बजट तरतीब दिया गया उसमें तालीम को भी जो है वो 1.1 ट्रिलियन तक रखने का प्लान है, और होपफुली हेल्थ के जो, क्योंकि अब कैथ लैब्स भी बना रही है DHQ में पंजाब गवर्नमेंट, और क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड अस्पताल के हवाले से भी काफ़ी अच्छी फीडबैक आ रही है। माइट भी वो बढ़ा दें, लेकिन मेरे ख्याल में 640 अरब भी बड़ा सफिशेंट बजट है, नो डाउट। अगर वो उसको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो अकॉर्डिंगली हो जैसा प्लान किया। पंजाब हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर सब्सिडी भी दी गई थी बिजली के बिलों में। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें आपने बिजली की मिसाल दी थी जिसमें 60 अरब रुपए जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने फेडरल को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 60 अरब के करीब जो है वो ट्रांसफर किए थे। और रिसेंटली भी जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी तो पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि फी बाइकर हम जो है वो 2000 रुपए पर मंथ जो है वो दी। इस मंथ में 25 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई और फ्री ट्रांसपोर्ट भी दिया गया। तो जी जी, और जिसका कल जो है वो खत्म हुआ है, बिल्कुल 12 जून तक वो था। उसके बाद जो है अब वो उसकी आज हम मेट्रो भी देखते हैं कि जो किराया दे के है, तो बहरहाल ये है कि सहूलत अच्छी रही, कम से कम जो गरीब तबका है वो मिलता रहा। अब नेक्स्ट बजट में आपको लगता है कि रिलीफ अवाम को वो मिलेगा, जिसपे क्योंकि जब आपको याद होगा जब पहला बजट था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, हम असेंबली में मौजूद थे, तो पुरुम्मीद और काफ़ी हद तक जो है तनख्वाहों में भी खातिर खा इजाफा भी किया गया था, और तालीम और सेहत को काफी ज्यादा देखिए। अब तो सब्सिडी में IMF के कैफ्स भी हैं, यकीनन जो हमारा जो वफाक से जो बजट की कटौती भी हुई है, तो यकीनन इतने तो प्रोजेक्ट IMF की शरायत तो उस वक्त भी मौजूद थी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शायद बाद में तंबीह की गई हो दोबारा IMF की तरफ से कि ये जो आप सब्सिडी देना चाहते हैं जैसे कि बिजली की उस वक्त जो है पंजाब को दी गई, तो यही तो वफाक कहता है कि अगर सूबों के पास वसाइल ज्यादा है तो फिर फेडरल को भी जो है वो कुछ ना कुछ शेयर उसमें से मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम में शामिल होने का। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि अब सूबाई बजट पे जो आवाम है उसको उम्मीद है इस बात से कि जो खास तौर पर तनख्वाहदार तबका है उनको रिलीफ दिया जाए और उनकी तनख्वाहों में इजाफा जो है वो 15 से 20% तक जो है तनख्वाहदार तबका उम्मीद रखता है। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक हमें नहीं लगता कि 10% से ज़्यादा इजाफा जो है वो पंजाब हुकूमत कर पाएगी। इसके साथ साथ जो तामीराती प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पर तामीराती प्रोजेक्ट्स के लिए जो वफाक की जानिब से बजट कम किए गए हैं, अब चैलेंज पंजाब हुकूमत को ये होगा कि वो तामीराती और तरक्याती प्रोजेक्ट्स को जो है वो कैसे जारी रख सकेंगे, जारीशुदा प्रोजेक्ट्स को कैसे आगे तक
पाए तकमील तक लेके जाया जा सकेगा। और उसके साथ साथ जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उन कितने तरक्याती नए प्रोजेक्ट्स हैं जो उनका ऐलान जो है वो किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, दर्जनों के करीब ऐसे जो पंजाब हुकूमत की जानब से ऐलान किए गए थे, जिनका कई का इनागोरेशन भी कर दी गई है, लेकिन अब तक उनको जो है बाकायदा तौर पर पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका, जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा बजट जो है वो दरकार होगा। अपने मेज़बान ज़ोहैब काज़मी को इजाज़त दीजिए। अपने प्रोग्राम डायलॉग विद काज़मी के साथ दोबारा हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।